हाय एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सिविल और मैकेनिकल के सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट अप्लाइड मैकेनिक्स। अप्लाइड मैकेनिक्स, इससे पिछले वाले वीडियो में हम आपको पढ़ाए थे अप्लाइड मैकेनिक्स के लास्ट चैप्टर फ्रिक्शन के बारे में, और आज हम अप्लाइड मैकेनिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे आपको, इंट्रोडक्शन, जिसे कहते हैं परिचय, इंट्रोडक्शन, जिसे परिचय कहते हैं। आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करेंगे। इसी टॉपिक पर हम लोग अध्ययन भी करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे मैकेनिक्स होता क्या है और अप्लाइड मैकेनिक्स होता क्या है। देखिए, मैकेनिक्स और अप्लाइड मैकेनिक्स में आपका डिफरेंट होता है, क्योंकि अप्लाइड जो मैकेनिक्स होता है, जिसे हम कहते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इसे कहा जाता है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि मैकेनिक्स क्या होता है, उसके बाद जानेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स क्या होता है। देखिए, मैकेनिक्स जिसे हम कहते हैं यांत्रिकी, ऐसे कहा जाता है बल विज्ञान। क्या कहा जाता है? बल विज्ञान। यानी कि मैकेनिक्स आपका बल विज्ञान इसको भी कहा जाता है, यानी कि ऐसा विज्ञान जिसमें केवल बलों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम कहते हैं बल विज्ञान कहते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे केवल जो मैकेनिक्स आपका पूरा जो सब्जेक्ट है वह केवल बलों के ऊपर डिपेंड है, यानी कि केवल इसमें हमें फोर्स के बारे में डिपेंड है, केवल हमें फोर्स के बारे में डिपेंड होना है, फोर्स के बारे में हमें अध्ययन करना है। जो आपका स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट होता है, स्ट्रक्चरल में पहला आपका यांत्रिकी होता है, फिर आप हायर सेमेस्टर में पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे, मटेरियल ऑफ साइंस पढ़ेंगे, हाइड्रोलिक मशीन पढ़ेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स जिसे कहते हैं, फिर आप आरसीसी पढ़ेंगे, डीएसएमएस पढ़ेंगे। तो ये सारे क्या स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे यांत्रिकी, जिसे कहते हैं बल विज्ञान। यांत्रिकी होता क्या है समझ लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कोई पिंड है, उस पर कोई बल लगाया जा रहा है। मान लेते हैं कोई पिंड आप ले लीजिए, इस पर कोई आप फोर्स लगाइए, कोई आप फोर्स लगा रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे हैं। इन फोर्सों का इस पिंड में क्या इफेक्ट हो रहा है, यही आपका मैकेनिक्स होता है। यह आपका क्या होता है? मैकेनिक्स। इन बलों का इस पिंड पे क्या इफेक्ट हो रहा है, यही आपका मैकेनिक्स होता है। यानी कि कह सकते हैं किसी पिंड पर लगे हुए बलों के बारे में अध्ययन करना ही यांत्रिकी कहलाता है। किसी पिंड पर लगे हुए बलों के बारे में अध्ययन करना ही यांत्रिकी कहलाता है। और इन बलों के बारे में अध्ययन करने के बाद हम यह डिसाइड करते हैं कि इस पिंड पर क्या क्या प्रभाव हुआ है, या इस पिंड में क्या क्या आपका इफेक्टिव हुआ है, आपका पिंड डिफॉर्मेशन में हुआ है, फिर पिंड में क्या परिवर्तन हुआ है, इसी चीज़ के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन किया जाता है, और इसको कहते हैं हम यांत्रिकी। अब देखिए, यांत्रिकी में एक होता है अप्लाइड मैकेनिक्स। देखिए, अप्लाइड मैकेनिक्स क्या है? अप्लाइड मैकेनिक्स जिसे हम कहते हैं उपयुक्त यांत्रिकी, और भी हम एक वर्ड में कह सकते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हम किसी पिंड पर लगे हुए बलों के बारे में अध्ययन करते हैं और उसका हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। जैसे आप मान लेते हैं, एग्जाम्पल में ले लीजिए, जैसे ही आपका मान लेते हैं कोई मशीन ले लीजिए, तो मशीन का हम क्या उपयोग करते हैं? मशीन एक क्या है, मशीन किससे बना हुआ था? यंत्रों का विन्यास होता है, ठीक है ना। यह कई प्रकार के यंत्रों से मिलकर के बना हुआ रहता है, जिसे हम कहते हैं यंत्रों का विन्यास। तो मशीन क्या है? यह भी एक यांत्रिकी है, ठीक। अब इसका हम उपयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में। मशीन का हम अपने दैनिक जीवन में क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, जिसको हम कहते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स। यानी कि ऐसी यांत्रिकी जिसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, अपने दैनिक जीवन में उपयोग किया जाता है, उससे हम रिलेटेड रखते हैं, तो उसे हम कहते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स कहा जाता है, अनुप्रयुक्त यांत्रिकी कहा जाता है। तो आइए हम पढ़ेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स। देखिए, अप्लाइड मैकेनिक्स आपका मेन टॉपिक है आपका यही, इसके बारे में जानते हैं। इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है? जो अप्लाइड मैकेनिक्स होता है, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। अप्लाइड मैकेनिक्स को दो भागों में डिवाइड किए हैं, या आप मैकेनिक्स कह सकते हैं। एक होता है आपका टाइप ऑफ बॉडी और एक होता है मोशन ऑफ बॉडी। एक होता है टाइप ऑफ बॉडी,
एक होता है मोशन, मोशन ऑफ बॉडी। टाइप ऑफ बॉडी में यानी कि जो पिंड है, बॉडी का मतलब क्या है, पिंड, जो पिंड है वह कितने प्रकार का होगा और पिंड में क्या मोशन होगा, क्या डिफॉर्मेशन होगा, क्या गति होगा। बल लगने के बाद आप जानते हैं कि बल क्या है, यांत्रिकी है। यांत्रिकी क्या है, बल। यांत्रिकी आपका बल। यांत्रिकी अगर हमारा बल है तो फिर अगर किसी पिंड पे कोई बल लगाएंगे तो उसमें डिफॉर्मेशन होगा, तो डिफॉर्मेशन होगा या उसमें उसकी आकृति में चेंजेस होगा तो हो जाएगा आपका मोशन में। क्या हो जाएगा आपका मोशन। तो सबसे पहले जानते हैं टाइप ऑफ बॉडी कितने प्रकार का होता है। टाइप ऑफ बॉडी जो लिया जाता है वह रिजिड, रिजिड बॉडी मैकेनिक्स, रिजिड बॉडी मैकेनिक्स। दूसरा होता है डिफॉर्म्ड मैकेनिक्स, डिफॉर्म्ड बॉडी मैकेनिक्स, डिफॉर्म्ड बॉडी मैकेनिक्स। और तीसरा आपका होता है, तीसरा आपका होता है फ्लूइड, फ्लूइड बॉडी मैकेनिक्स। हम मैकेनिक्स में जो टाइप ऑफ बॉडी जो होते हैं वह 3 टाइप के इसमें हमको पढ़ना है, रिजिड बॉडी मैकेनिक्स, डिफॉर्म्ड बॉडी मैकेनिक्स और फ्लूइड बॉडी मैकेनिक्स आपका। इसमें फ्लूइड बॉडी मैकेनिक्स में लिक्विड भी आएगा, लिक्विड और गैस दोनों आएगा। फ्लूइड बॉडी मैकेनिक्स में लिक्विड और गैस दोनों आएगा। अब आइए मोशन ऑफ बॉडी में देखते हैं। मोशन ऑफ बॉडी में 2 टाइप का होता है, एक स्टैटिक होता है, स्टैटिक बॉडी मैकेनिक्स, और एक होता है आपका डायनामिक, डायनामिक बॉडी मैकेनिक्स, बॉडी मैकेनिक्स। ठीक। अब डायनामिक बॉडी जो मैकेनिक्स होता है ये 2 टाइप का होता है। एक होता है काइनेमेटिक, काइनेमेटिक मैकेनिक्स, और एक होता है काइनेटिक मैकेनिक्स, काइनेटिक मैकेनिक्स, काइनेटिक मैकेनिक्स होता है। अब देखिए यहाँ पे हम समझ लेते हैं इसके बारे में। जो यांत्रिकी होता है आपको बोले हैं, यांत्रिकी किसी पिंड पर लगे हुए बलों के बाद उसके व्यवहार और प्रभाव के बारे में अध्ययन किया जाता है तो उसे हम यांत्रिकी कहते हैं। इस यांत्रिकी की 2 शाखाएं होती हैं, एक टाइप ऑफ बॉडी होती है, एक मोशन ऑफ बॉडी होता है। टाइप ऑफ बॉडी में रिजिड बॉडी मैकेनिक्स, रिजिड बॉडी का मतलब क्या, ड्रिल्ड पिंड। क्या हो गया, ड्रिल्ड पिंड। देखिए ड्रिल्ड पिंड क्या है, ड्रिल्ड पिंड ऐसा पिंड होता है जिसपे किसी भी बल का कोई इफेक्ट ना हो, यानी कि ऐसा पिंड जिसपे किसी भी फोर्स का इफेक्ट ना हो उसे हम कहते हैं ड्रिल्ड पिंड मैकेनिक्स कहा जाता है। अगला डिफॉर्म्ड बॉडी। डिफॉर्म्ड बॉडी मैकेनिक्स का मतलब है यानी कि किसी पिंड पे कोई बल लगाया जाए और वह क्या हो जाए, डिफॉर्म हो जाए, उसकी आकृति चेंज हो जाए, उसे हम कहते हैं डिफॉर्म्ड बॉडी मैकेनिक्स आपका। एक होता है फ्लूइड बॉडी मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मतलब जानते हैं कि द्रव, फ्लूइड मतलब क्या होता है, द्रव, यानी कि द्रव यांत्रिकी के बारे में अध्ययन करना है हमें। इसको कहते हैं द्रव यांत्रिकी कहते हैं। तो द्रव यांत्रिकी में 2 चीजें आती हैं, एक आती है आप कोई लिक्विड ले लीजिए या फिर कोई आप गैस ले लीजिए। तो आप मैकेनिक्स में इन दोनों के बारे में आपको अध्ययन नहीं करना, इन दोनों के बारे में अध्ययन नहीं, क्योंकि आपका फर्स्ट ईयर है, सेकेंड सेमेस्टर है, तो आप सेकेंड सेमेस्टर में क्या पढ़ेंगे, रिजिड बॉडी मैकेनिक्स पढ़ेंगे, ड्रिल्ड पिंड यांत्रिकी पढ़ेंगे। इन दोनों का आपको अध्ययन नहीं करना है, क्योंकि इन दोनों का अध्ययन आपको हायर सेमेस्टर में किया जाएगा। जैसे आपका 4th सेमेस्टर हो गया, 5th सेमेस्टर हो गया, 6th सेमेस्टर हो गया, उनमें आप इसका अध्ययन करेंगे। और हम आपको एक चीज और बता देते हैं, डिफॉर्म्ड बॉडी मैकेनिक्स। जैसे यहाँ आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए एक पिंड है, हम चूंकि इंजीनियरिंग से रिलेटेड है तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कोई पिंड है, इस पर कोई बल लगाया, किसी भी डायरेक्शन से कोई बल लगाए, तो बल लगने के बाद क्या होगा, इस पिंड में डिफॉर्मेशन होगा। इस पिंड में या तो डिफॉर्मेशन होगा या तो डिफॉर्मेशन नहीं होगा, 2 ही कंडीशन बन सकता है, या तो पिंड में डिफॉर्मेशन होगा या फिर डिफॉर्मेशन नहीं होगा। तो अगर मान लीजिए इस पिंड में डिफॉर्मेशन होता है
इसके डिफॉर्म को क्या करते हैं, इसको डिफॉर्म होने से क्या करते हैं, बचाते हैं। तो हम क्या करते हैं, मटेरियल यूज करते हैं, इसमें हम मटेरियल यूज करते हैं, ठीक। तो डिफॉर्मेशन इसमें ना हो, हमारे पिंड में ज्यादा इसकी आकृति न चेंजेस हो। तो यह क्या हो गया, यानी कि फर्स्ट हो गया, यह क्या हो गया, सेकंड हो गया। सेकंड कंडीशन में हम ले लिए डिफॉर्मेशन ले लिए। तो आपको यह टॉपिक आपको फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना है, जिसमें पढ़ते हैं डिफॉर्म बॉडी मैकेनिक्स में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मटेरियल ऑफ साइंस। यह हम पढ़ेंगे। अब फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे हाइड्रोलिक एंड मशीनें पढ़ेंगे इसमें। आई बात समझ में? तो यह दोनों टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। तो यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे ये चीजें। अब आगे देखते हैं इसमें ड्रेन फील्ड मैकेनिक्स। जो ड्रेन फील्ड मैकेनिक्स आपको बताएं कि ड्रेन फील्ड ऐसा फील्ड होता है जिसमें किसी भी बल का कोई इफेक्ट आपका ना हो। बाकी दोनों चीजें आपको नहीं पढ़ना। बातें मोशन ऑफ बॉडी। देखिए मोशन ऑफ बॉडी दो टाइप होते हैं, एक स्टैटिक मैकेनिक्स, एक डायनामिक मैकेनिक्स होता है। स्टैटिक मैकेनिक्स का मतलब है कि मान लेते हैं कि कोई पिंड है, उस पर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं, मान लेते हैं कोई पिंड है, इस पर हम कोई बल लगा रहे हैं और या इसमें कोई मोशन नहीं हो रहा है, इसमें कोई गति नहीं हो रहा है, यह अपनी जगह पे क्या है, साम्य अवस्था में मानो स्थिर है, यह अपनी जगह पे स्थिर है। तो उसे हम कहते हैं स्टैटिक मैकेनिक्स कहते हैं। इसकी डिफिनेशन क्या देंगे, जब किसी पिंड पर कोई बल लगाया जाता है, किसी या कोई बाह्य बल लगाया जाता है, तो उसकी आकृति में कोई चेंजेस ना हो या उसमें कोई मोशन ना हो, वह विरामावस्था में रहे, उसे हम कहते हैं स्टैटिक मैकेनिक्स। अब हिंदी कहते हैं स्थिति विज्ञान। क्या कहते हैं, स्थिति विज्ञान। ऐसे कहते हैं गति विज्ञान, इसे कहा जाता है गति विज्ञान। यानी कि इसमें मोशन होगा। तो दूसरा आपका टॉपिक है इसमें डायनामिक बॉडी मैकेनिक्स। तो डायनामिक बॉडी मैकेनिक्स का मतलब हो गया कि यह पिंड है, इसमें कोई बल लगा रहे हैं, इसमें मोशन हो गया, इसमें गति हो गया, मान लेते हैं इसमें कुछ डिफॉर्म हो गया या फिर कोई गति हो गया, इसे हम बोलते हैं डायनामिक बॉडी मैकेनिक्स बोलते हैं, गति विज्ञान। अब देखिए गति मैकेनिक्स को, डायनामिक मैकेनिक्स को दो भागों में डिवाइड किया गया। एक होता है काइनेमेटिक मैकेनिक्स, एक होता है काइनेटिक मैकेनिक्स होता है। एक होता है काइनेटिक्स मैकेनिक्स, एक होता है काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स। इसको हिंदी में कहते हैं बल गति विज्ञान। बल गति विज्ञान ऐसे कहते हैं शुद्ध गति विज्ञान। जैसे मान लें, अब इनके बारे में समझ लेते हैं काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स क्या होता है। जैसे एक पिंड है, इसमें कोई बल लगाया है, अगर कोई बल लगाया गया है, इस पिंड का भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, यम होगा, द्रव्यमान होगा। तो जब इसमें बल लगाएंगे तो हम क्या पढ़ रहे हैं, गति विज्ञान पढ़ रहे हैं, इसमें मोशन होगा, और जब मोशन होगा तो इसमें त्वरण भी होगा, गति भी होगा, क्योंकि गति होगा तो त्वरण होगा। ऐसा समझिए। तो यहाँ से मान लेते हैं कि बल लगाया जा रहा है और इस पिंड में कोई मोशन हो रहा है, इस पिंड में गति हो रहा है, उस गति के अकॉर्डिंग अगर इस पिंड में लगे हुए बलों के बारे में, इस पिंड के द्रव्यमान के बारे में, इस पिंड की गति के बारे में, इस पिंड के त्वरण के बारे में कोई अध्ययन न किया जाए तो उसे हम बोलेंगे काइनेमेटिक मैकेनिक्स बोलेंगे। यानी कि पिंड में जो गति हो रहा है, जो मोशन हो रहा है, जिस बल के अकॉर्डिंग अगर उस बल की चर्चा न की जाए तो उसे हम बोलते हैं काइनेमेटिक मैकेनिक्स बोला जाता है। अगला है काइनेटिक मैकेनिक्स, बल गति विज्ञान। अगर मान लेते हैं एक पिंड है, इसमें पी बल लगा रहे हैं और अगर यह क्लियर किया जाए कि पी बल के कारण हमारा यह मोशन हो रहा है, मान लेते हैं पिंड आपका पी बल लगाने के कारण कुछ गति किया और इस पिंड के लिए हम इसके वेग का, इसके त्वरण का, इसके बल का अगर हम चर्चा करते हैं कि इतने बल से इतना बल लगाएं तो पिंड इतना गति किया, इतने मीटर प्रति सेकंड की गति से वह त्वरण उत्पन्न होगा, आएगा समझ में, तो हम बोलेंगे ये हमारा कौन सा मैकेनिक्स है, काइनेटिक मैकेनिक्स है आपका। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आप लोग चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, लिख लीजिए इसको। अब आते हैं सेकेंड टॉपिक पे अपने, राशियां। सेकेंड टॉपिक पे आते हैं राशियां। उससे पहले मैं आपको बता दूं मैकेनिक्स की उपयोगिताएं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है मैकेनिक्स की उपयोगिताएं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आपका पूछा जाता है कि मैकेनिक्स का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं। तो देख लीजिए मैकेनिक्स की उपयोगिताएं, ये 5 नंबर में आपके क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। देखिए यांत्रिकी की उपयोगिता,
देखिए यूज कहाँ करते हैं हम, यांत्रिकी का हम यूज कहाँ पे करते हैं, यह चीज हम जानेंगे। जैसे पहला पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट हमारा हो गया, इसमें 5-6 पॉइंट आप बना सकते हैं यांत्रिकी का उपयोग कहाँ पे करते हैं। देखिए किसी भी सिविल इंजीनियरिंग के कार्य में हम यांत्रिकी का उपयोग करते हैं। सिविल इंजीनियरिंग का वर्क रोड बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, या कोई डैम बनाने में, ठीक, या अन्य किसी भी सेप्टिक टैंक बनाने में, ठीक है, इन सभी कार्यों में हम क्या करते हैं, यांत्रिकी का उपयोग करते हैं। यानी कि सिविल इंजीनियरिंग के कार्यों में यांत्रिकी का उपयोग आपका किया जाता है। सेकेंड हमारा है किसी भी मशीन के निर्माण में, मशीन के निर्माण में यांत्रिकी का उपयोग करते हैं, यांत्रिकी का उपयोग किया जाता है। देखिए समझा देते हैं आपको। सिविल इंजीनियरिंग के निर्माण कार्यों में, जैसे मान लेते हैं कोई आप सिविल इंजीनियरिंग में कोई बीम बना रहे हैं, सपोज करें मान लेते हैं आप बीम बना रहे हैं, या बीम है आपका, अब आपको मालूम है कि लोड इतना लग रहा है या लोड इतना आने वाला है, तो आप जब बीम बनाएंगे इसमें मटेरियल, लोड के कारण इसमें मटेरियल लगाएंगे ताकि लोड के कारण इस बीम में कोई डिफॉर्मेशन ना हो। तो यह आपका क्या कहलाएगा, यांत्रिकी कहलाएगा, क्योंकि हम पहले अध्ययन यह करेंगे इस बीम के लिए कि लोड कहाँ कहाँ से आ रहा है, लोड ऊपर से आ रहा है कि लोड साइड से आ रहा है कि लोड नीचे से आ रहा है, कहाँ से लोड आ रहा है। अब इन सभी लोडों के बारे में जानने के बाद हम इसका क्या करेंगे, डिजाइनिंग करेंगे बीम का, ताकि हमारा बीम क्या है आपका सेफ है, किसके अकॉर्डिंग, लोड के अकॉर्डिंग आपका सेफ है। जैसे मशीन के निर्माण कार्य में, जैसे ले लीजिए कोई मैकेनिकल से संबंधित कोई बड़ी मशीन है, उसमें हम प्रयोग करते हैं, या मान लेते हैं छोटा सा मशीन ले लीजिए, पंखा, फैन है आपका, फैन, क्या फैन में यांत्रिकी का उपयोग नहीं किया जाता, किया जाता है। जो फैन होता है वो भी आपका चलता है, उसमें भी आपके फोर्स कार्य करते हैं, तो उसमें भी हम यांत्रिकी का उपयोग करते हैं। किसी भी छोटे मशीन में, मान लीजिए जनरेटर, कोई मशीन है जनरेटर, इसमें भी यांत्रिकी का उपयोग किया जाता है। कोई पंप सेट है, उसमें भी यांत्रिकी का उपयोग करते हैं। छोटे से छोटे मशीन से लेकर के बड़े से बड़े मशीन में भी हम यांत्रिकी का उपयोग करते हैं, तभी हमारा वह निर्माण होता है। किसी कंडीशन में आ जाते हैं थर्मल प्लांट में यांत्रिकी का उपयोग किया जाता है, देखिए थर्मल प्लांट में भी हम यांत्रिकी का उपयोग करते हैं। आई बस जो थर्मल आपके प्लांट होते हैं बिजली उत्पादन के लिए, उसमें भी हम यांत्रिकी का उपयोग हम करते हैं। चौथा हो गया आपका, चौथा पॉइंट लिख सकते हैं यांत्रिकी का उपयोग क्या करते हैं। जैसे आपका ये भी लिख सकते हैं ट्रांसफार्मर, जो आपके ट्रांसफार्मर बनाए जाते हैं उसमें भी हम यांत्रिकी का उपयोग करते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिकल से संबंधित जो आपके ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें भी हम यांत्रिकी का उपयोग करते हैं। ट्रांसफार्मर निर्माण कार्यों में, यानी कि आप लिख सकते हैं कि जितने भी आपके सिविल इंजीनियरिंग से सब रिलेटेड है, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, मैकेनिकल से रिलेटेड है, सब में यांत्रिकी का उपयोग किया जाता है। जैसे ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर कैसा डिवाइस है, ट्रांसफार्मर बोला जाए तो मैकेनिकल डिवाइस है, क्योंकि जब ट्रांसफार्मर बनाया जाता है तो वह मैकेनिकल डिवाइस होता है। कब तक मैकेनिकल डिवाइस होता है, जब तक ट्रांसफार्मर में कुंडली न लगाया जाए। जो ट्रांसफार्मर जो बाइंडिंग करते हैं, जो कुंडली लगाते हैं, प्राथमिक कुंडली, द्वितीयक कुंडली, अगर वह न लगाया जाए तो ट्रांसफार्मर से बिजली का उत्पादन या बिजली का कन्वर्जेशन नहीं किया जा सकता है। तो ट्रांसफार्मर भी एक मैकेनिकल डिवाइस है, लेकिन उसमें कुंडली लगा दिया जाता है प्राथमिक द्वितीयक, इसीलिए हो जाता है इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो जाता है। इस तरीके से हम तमाम क्षेत्रों में हम मैकेनिक्स का उपयोग हम कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो आप लिख सकते हैं यांत्रिकी की उपयोगिताएं। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे राशियां। देखिए राशियां बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ये भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। राशियां क्या होता है? आप जानते हैं कि राशियां मुख्यतः 3 टाइप की होती हैं। आप 2 ही टाइप के पढ़ते हैं, लेकिन हम आपको 3 टाइप के बता रहे हैं। पहली राशि होती है सदिश राशि, सदिश राशि जिसे कहते हैं वेक्टर, वेक्टर। दूसरी होती है अदिश राशि, जिसे कहते हैं अदिश राशि।
जिसे कहते हैं स्केलर, स्केलर। और तीसरा होता है टेंसर राशि, टेंसर राशि। 3 प्रकार की राशियां होती है, लेकिन हमें पढ़ना है सिर्फ 2 ही प्रकार की राशि। आइए बस अभी हम आपको समझा देते हैं टेंसर राशि क्या होता है, सदिश राशि क्या होता है। आप जानते हैं सदिश राशि होता क्या है, यानी कि ऐसी राशियां जिसको व्यक्त करने के लिए, यानी कि ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता पड़े, यानी कि परिमाण, अब परिमाण के साथ क्या क्या रहेगा, दिशा में रहेगा, क्या रहेगा आपका, दिशा, दोनों की आवश्यकता पड़े तो हम उसे बोलते हैं सदिश राशियां। परिमाण का मतलब है, मान लेते हैं कि आप किसी पिंड में कोई बल लगा रहे हैं, तो बल लगा रहे हैं 10 न्यूटन का, तो यह 10 न्यूटन का क्या होगा, परिमाण हो गया। इस पिंड का मोशन किस डायरेक्शन में हुआ, भाई डायरेक्शन देखेंगे ना, तो किस डायरेक्शन में हुआ, तो जो डायरेक्शन होगा वह क्या हो जाएगा, दिशा हो जाएगा। तो हमारे जो सदिश राशि होगा इसमें परिमाण और दिशा की दोनों की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल में हम आपको बता दें कि सदिश राशियां में क्या क्या आती हैं, जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, जो हम एग्जाम्पल में बताएंगे, जैसे संवेग हो गया, त्वरण हो गया, जैसे संवेग, त्वरण, वेग, बल हो गया, और क्या सकता है आपका बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, यह सारी चीजें आपकी आ जाती हैं सदिश राशियों में। अब आते हैं अदिश राशि में, देखिए संवेग भी आपका सदिश है, त्वरण भी सदिश है, वेग भी सदिश है, बल भी सदिश है, बल आघूर्ण भी सदिश है, चुंबकीय क्षेत्र भी सदिश है। आगे आते हैं अदिश राशियां। अदिश राशियां क्या होती हैं, ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल हमें परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की आवश्यकता न हो, यानी कि केवल परिमाण की आवश्यकता हो, परिमाण, दिशा की आवश्यकता न हो, तो हम उसे बोलते हैं अदिश राशि बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर इसका देखेंगे, एग्जाम्पल में क्या करते हैं, चार, तो क्या है, अदिश राशि है, चार्ज क्या आपका, अदिश राशि है, दूरी अदिश राशि है, विद्युत धारा, जैसे आपका चार्ज, दूरी, विद्युत धारा, समय, यह क्या था, सब सारी यह अदिश राशियां हैं, यह सब अदिश राशियां आती हैं, क्योंकि इनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता हमें नहीं होती है। अगला आपका टेंसर राशि। देखिए टेंसर राशि ऐसी राशि है जिसको व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण और दिशा से कोई मतलब नहीं रहता है। जैसे आपका टेंसर राशि एक अपवाद है, या क्या है कि आपका एक अपवाद है, इसमें जैसे प्रतिबल हो गया, क्या होता है प्रतिबल, प्रतिबल क्या है, बल, प्रतिबल एक इंटरनल फोर्स होता है, क्या होता है इंटरनल, अब बल क्या होता है एक्सटर्नल फोर्स होता है। बल जो होता है बाहरी बल होता है, और जो प्रतिबल होता है वह आंतरिक बल होता है। आई बस, तो प्रतिबल जो होता है वह टेंसर राशि होता है, इसको हमें नहीं पढ़ना है, हमें जो पढ़ना अदिश राशि और सदिश राशि के बारे में। तो आप लोग जानते होंगे अदिश राशि और सदिश राशि क्या होता है। जैसे सदिश राशि का मतलब जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता पड़े तो सदिश है, और जिसमें परिमाण की केवल आवश्यकता पड़े उसे क्या बनेगा, अदिश राशि बनेगी। जैसे हम आपको एक टॉपिक लिखवा रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिएगा, जब भी हम गुणा सदिश का गुणा हम सदिश में करते हैं, सदिश में करेंगे तो यह होगा सदिश होगा, क्या होगा सदिश, वह जो राशि होगा वह सदिश होगा। जैसे एग्जाम्पल में दिखा दें आपको, जैसे एग्जाम्पल ऐसे मान लीजिए बल ले लीजिए, तो बल बराबर क्या होता है, बल फोर्स बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो द्रव्यमान गुणे त्वरण, त्वरण क्या है सदिश है। त्वरण ले लीजिए तो त्वरण क्या होगा, वेग परिवर्तन की दर, यानी कि त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर, तो वेग बटे क्या होगा समय होगा, तो वो भी क्या होगा सदिश। सेकंड हमारा है, जब भी हम सदिश का भागांक अदिश में करते हैं, किसी अदिश राशि में करते हैं, तभी क्या बनता है, सदिश बनता है। आएगा समझ, सदिश का सदिश ना लिखिए, यहाँ सदिश का अदिश लिख देते हैं, चलिए ठीक है, सदिश का अदिश लिख देते हैं, अदिश होता है, सदिश गुणे अदिश बराबर क्या होगा सदिश, सदिश बटे अदिश बराबर क्या होगा सदिश। तीसरा पॉइंट होता है अदिश बटे
अदिश राशि बटे अदिश बराबर होता है अदिश, और चौथा होता है अदिश गुणे अदिश बराबर होता है, ये भी क्या होता है अदिश होता है, ये भी क्या होता है अदिश। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, ऐसे इसका एग्जांपल देखिए, जैसे संवेग बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुणे वेग। देखिए द्रव्यमान क्या है अदिश राशि है, वेग क्या है सदिश है। तो देखिए जब अदिश का गुणा सदिश में किए तो वह क्या बनेगा सदिश बनेगा, यानी कि संवेग कौन सी राशि है सदिश राशि है। सदिश बटे अदिश ले लीजिए, जैसे त्वरण ले लीजिए, त्वरण ले लें तो त्वरण क्या था वेग बटे समय होता है, वेग परिवर्तन की दर, वेग बटे समय, वेग परिवर्तन की दर होता है त्वरण होता है, समय का स्क्वायर होता है सही वेग परिवर्तन की दर, वेग बटे क्या होगा समय होगा। तो वेग क्या है सदिश राशि है, समय क्या है अदिश है। तो इनका जब भाग देंगे अदिश में, सदिश में अदिश का भाग देंगे तो वह कौन सी राशि होगी आपकी सदिश राशि होगी। जैसे यहाँ पे अदिश बटे अदिश, तो अदिश बटे अदिश करेंगे तो क्या होगा हमारा अदिश होगा। तो जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए आप 4, जैसे 4 बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। दूरी क्या है अदिश राशि है, समय क्या है अदिश राशि है। तो जब अदिश बटे अदिश करेंगे तो कौन सी राशि होगी आपकी अदिश होगी। अगला ले लेते हैं अदिश गुणे अदिश, अदिश गुणे अदिश। तो अदिश गुणे अदिश में ले लेते हैं आप विद्युत धारा ले लीजिए या कोई भी अदिश राशि ले लीजिए, जैसे द्रव्यमान गुणे समय, द्रव्यमान गुणे समय अंतराल। द्रव्यमान क्या है अदिश है, समय क्या है ये भी क्या है अदिश है। तो अदिश का गुणा अदिश में करेंगे तो कौन सी राशि होगी अदिश राशि होगी। तो यह चारों पॉइंट आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कोई भी यूनिट रहेगा, कोई भी आपका भौतिक राशि रहेगा, आसानी से बता सकते हैं इनसे कि वह राशि आपकी सदिश होगी कि वह राशि आपकी अदिश होगी, इन चारों पॉइंटों के द्वारा। तो नोट कर लीजिए इसको। अब हो गया आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं अगले टॉपिक पर हम करें। अगला हमारा टॉपिक रहेगा देखिए, अगला हमारा टॉपिक रहेगा बलों के। क्योंकि हमें बल पढ़ना है, फिर बल विज्ञान पढ़ना हमको, तो आपके जो दो टॉपिक हम बताने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट है इस सिलेबस में। देखिए ऐसे और बता दें आपको, जब सदिश का गुणा सदिश में करते हैं, जैसे मान लेते हैं कार्य है, तो वेक्टर की 2 गुणनफल होता है, एक डॉट होता है, क्या होता है क्रॉस होता है। जैसे कार्य है, कार्य क्या होता है बल गुणे विस्थापन। विस्थापन क्या है सदिश राशि है, बल क्या है क्या है सदिश राशि है। देखिए विस्थापन और दूरी में डिफरेंट क्या होता है, जैसे हम आपको बता दें दूरी और विस्थापन में। जैसे मान लें विस्थापन और दूरी ले लीजिए, तो दूरी जो होता है, अगर किसी बिंदु से कोई डिस्टेंस अगर ले रहे हैं तो दूरी जो लेंगे, अगर इस बिंदु से आप चले तो दोबारा इस बिंदु पे नहीं पहुंचेंगे, तो यह कहलाता है दूरी। लेकिन अगर आप इस बिंदु से चले हैं और दोबारा इसी बिंदु पे आ गए तो यह कहलाता है आपका विस्थापन। यानी कि विस्थापन कुछ थोड़ा सा होता है, दूरी क्या होता है, दूरी की वैल्यू आपकी ज़्यादा भी हो सकती है। दूरी कभी 0 माइनस नहीं होता है, दूरी कभी भी 0 माइनस नहीं होता। लेकिन जो विस्थापन होता है, विस्थापन आपका माइनस भी हो सकता है, विस्थापन निगेटिव भी हो सकता है, विस्थापन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, और विस्थापन आपका 0 भी हो सकता है। जैसे मान लेते हैं एक कोई पिंड है, आप इसमें कोई बल लगाएं, कोई विस्थापन नहीं हुआ, कोई मोशन नहीं हुआ, तो विस्थापन क्या है 0 है। लेकिन यह पिंड है, इस पर बल लगाएं, अब पिंड क्या होगा विस्थापित हो गया। मान लेते हैं पिंड यहाँ पे विस्थापित हो गया,
तो यहाँ कौन सा विस्थापन है, आगे की दिशा में विस्थापन हो रहा है तो पॉजिटिव विस्थापन हो रहा है। लेकिन अब बल अपोजिट लगा के दोबारा इसी पॉइंट पे ला दीजिए तो अपने उल्टा डायरेक्शन में चल रहा है, विस्थापन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो विस्थापन आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और आपका जीरो भी हो सकता है। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। अगला आपका कार्य, इसमें हम आपको बता रहे हैं डॉट और क्रॉस यानी कि सदिश का डॉट गुणनफल तथा क्रॉस गुणनफल। क्रॉस गुणनफल क्या होता है, ऐसे मान लेते हैं कि W है, W बराबर F इंटू डी। जब हमारा F इंटू डी, अगर इसका डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है, किसी सदिश का डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो W बराबर F इंटू डी जो होता है तो F ऐसे लिखेंगे, डी ऐसे लिखेंगे, मॉड में लिख देंगे इंटू आपका एंगल बनता है cos थीटा। क्या बनता है, cos थीटा। इसका जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो उसमें एंगल क्या बनेगा, cos थीटा बनेगा। लेकिन जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो W बराबर होगा F क्रॉस लेंगे और डी लेंगे तो यह बनेगा sin थीटा। क्या बनेगा, sin थीटा। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है तो एंगल sin थीटा में बनता है, जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो एंगल किसमें बनता है, आपका cos थीटा में। तो यह आप उसमें देख लीजिएगा बेसिकली कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में। अब आते हैं अगले टॉपिक पर। दो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दो टॉपिक। पहला हमारा टॉपिक रहेगा बलों की भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत। बलों की भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत। देखिए बलों की भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत क्या है, देखिए ध्यान से समझिएगा। इसको बोलते हैं कि फिजिकल यानी कि भौतिक स्वतंत्रता का मतलब होगा फिजिकल लेंगे। देखिए किसी बल की भौतिक स्वतंत्रता यानी कि वह फिजिकल माध्यम से क्या हो, स्वतंत्र हो। फिजिकल माध्यम जैसे मान लेते हैं रस्सी हो गया, फिर मान लेते हैं कोई और माध्यम हो गया, उनसे क्या हो, स्वतंत्र हो। तो बलों के लिए में पढ़ना है भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत यानी कि किसी बल के बिना किसी फिजिकल को वैल्यू के हम उस पर क्या हम सिद्धांत लगा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं इसका डेफिनेशन क्या देंगे, जब किसी पिंड पर अनेक बल कई दिशाओं से कार्य करते हैं तो उस पिंड पर बलों का इफेक्ट इस प्रकार से होता है जैसे उस पर कोई अन्य बल आपके न लगे। जैसे मान लेते हैं या कोई पिंड ले लीजिए या कोई बड़ा सा पिंड ले लीजिए, इस पर अनेक बल लगे हैं, अनेक बल लगा हुआ है। तो कोई भी बल या P बल है या Q है या R है तो कोई भी बल किसी अन्य बल पर डिपेंड नहीं है। अगर इसका जितना वैल्यू है उतना बल लगाएगा, इस बल का जितना वैल्यू है उतना बल यहाँ पे लगाएगा। अगर P मान लेते हैं 10 न्यूटन है तो कितने का बल लगाएगा, 10 न्यूटन का लगाएगा, उससे कम नहीं लगाएगा ना उससे ज्यादा लगाएगा। अगर Q की वैल्यू 20 न्यूटन है तो कितने का बल लगाएगा, 20 न्यूटन का लगाएगा, उससे कम या ज्यादा नहीं लगाएगा। तो हम डिफिनेशन दे सकते हैं, जब किसी पिंड पर अनेक बल लगे हों तो उन सभी बलों का उस पिंड पर इस प्रकार प्रभाव होता है जैसे उस पिंड पर कोई अन्य बल न लगा हो। यानी कि किसी पिंड पर अनेक बल लगे हो तो उस पिंड पर उन बलों का प्रभाव इस प्रकार होता है जैसे उस पिंड पर अन्य बल न लगे हो। जैसे ले लीजिए एग्जांपल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का आकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए पृथ्वी का आकर्षण बल में कोई भौतिक माध्यम की आवश्यकता पड़ रही है, नहीं। पृथ्वी का जो आकर्षण बल लग रहा है वह अपने आप ही आपका आकर्षण क्या हो रहा है, आपका लग रहा है, कोई भी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं। क्या किसी रस्सी के द्वारा हम खींच रहे हैं, मान लेते हैं आप अगर मान लेते हैं कि यह पृथ्वी है, ठीक है, आप इस पे अगर निवास कर रहे हैं तो क्या आपको रस्सी से खींचा गया है, नहीं। अगर रस्सी से खींचा जाता तो भौतिक माध्यम हो गया। आई बस बिना रस्सी से खींचे हमारा बल पृथ्वी पे लग रहा है, किस बल के कारण, आकर्षण बल के कारण। आई बस यानी कि पृथ्वी हमको आकर्षण बल के कारण हमको क्या कर रही है, अपनी ओर आकर्षित की हुई है, जिससे हम कहते हैं बलों की भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत करते हैं। तो एक एग्जाम्पल हो गया, जैसे आपका दिखा सकते हैं पृथ्वी का आकर्षण बल और दूसरा दिखा सकते हैं कि दो चुंबकों के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण बल
दो चुंबकों के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। देखिए दो चुंबकों के बीच में जो हम चुंबक ऐसे पास में लाते हैं तो इनमें आकर्षण बल अपने आप आ जाता है, ऐसे सट जाते हैं। लेकिन जब इनको हम प्लस कर देते हैं, हम माइनस कर देते हैं एक ही डायरेक्शन में, तो इनमें जो आकर्षण बल होता है ना होकर के क्या हो जाता है, प्रतिकर्षण हो जाता है, या क्या करते हैं, दूर भागने का प्रयास करते हैं। तो क्या इनमें कोई भौतिक माध्यम लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो इन्हें बोलते हैं बलों के भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत, यानी कि बलों का ऐसा सिद्धांत जिसमें कोई भौतिक माध्यम की आवश्यकता हमें न पड़े। अब सेकेंड टॉपिक में आते हैं। सेकेंड टॉपिक हमारा रहेगा बलों की हस्तांतरणशीलता का सिद्धांत। देखिए सेकेंड टॉपिक रहेगा, अभी जो आपको पढ़ा है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि वो पूछा जाता है एग्जाम में 5 नंबर में। बलों का हस्तांतरणशीलता का सिद्धांत, इसे बोलते हैं ट्रांसबिलिटी। हस्तांतरण को क्या बोलते हैं? ट्रांसबिलिटी, ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसबिलिटी फोर्स कह सकते हैं। तो देखिए हस्तांतरण में इसको बोलते हैं ट्रांसबिलिटी। ट्रांसबिलिटी का मतलब क्या? हस्तांतरण, यानी कि बल को एक जगह से दूसरे जगह पे क्या करिए, ट्रांसफर कर दीजिए। सबसे पहले यह जान लीजिए बल क्या है? सदिश राशि है। और जो बल होता है, किसी पिंड पे हम बल लगाए हैं, किसी पिंड पे अगर बल लगाए हैं तो इसकी जो डायरेक्शन होगा वह अनंत होगा। यानी कि अगर किसी पिंड पे कोई बल लगा है, ये मान लीजिए कि बल है किसी पिंड पे लगा हुआ है, इस पिंड पे लगा हुआ है, तो इसका जो क्रिया रेखा होगा क्या होगा? अनंत होगा। क्या होगा? अनंत होगा। इस बल को किसी भी इसकी क्रिया रेखा के किसी भी बिंदु पे ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे P यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पर अगर ट्रांसफर किया जाए तो क्या करना पड़ेगा? हमको एक बल इसी P के मान बराबर इधर से लगाना पड़ेगा, एक इधर से लगाना पड़ेगा। और जब दोनों बल लगाएंगे तो यह बल और यह बल एक दूसरे को प्रभाव को समाप्त कर देगा, तो हमारा बल कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। आएगा सर? ये भी क्या आता है? P है, ठीक। तो हम इसका डिफिनेशन यह दे सकते हैं, जब किसी पिंड पर कोई बल लगाया जाता है, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं डिफिनेशन, जब किसी पिंड पर कोई बल लगाया जाता है तो उस बल की क्रिया रेखा के उसी बल की क्रिया रेखा के किसी भी बिंदु पर उस बल को हस्तांतरित करना ही बलों के हस्तांतरणशीलता का सिद्धांत कहलाता है। यानी कि उस बल की क्रिया रेखा के किसी भी बिंदु पे बल को ट्रांसफर कर दें तो हमारा हस्तांतरणशीलता का सिद्धांत होगा। जैसे एग्जाम्पल में आप यही देंगे, आप परिभाषा लिखने के बाद 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी हस्तांतरण बोल देता है इंग्लिश से हिंदी में, और कभी इंग्लिश में कह देता है कि बलों के ट्रांसबिलिटी का सिद्धांत बताइए क्या होता है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा टफ आपका नहीं है। आप परिभाषा लिखेंगे और एग्जाम्पल में दिखा देंगे कि माना कोई यह पिंड है, इस पे कोई मान लेते हैं P बल लगा हुआ है, माना कोई पिंड है, इस पे P बल लगा करके खींचा जा रहा है, तो P बल लगा के खींचा जा रहा है, तो इस बल को इसकी क्रिया रेखा के किसी भी बिंदु पे ट्रांसफर करने के लिए, मान लेते हैं इस बल यह बिंदु A पे लगा है, हमें बल को ट्रांसफर करना बिंदु B पे, तो बिंदु B पे बल को ट्रांसफर करने के लिए इस बल के मान के बराबर 2 बल विपरीत दिशा में लगाना पड़ेगा, एक बल इधर से और एक बल इधर से, ये भी P होगा, ये भी कौन सा बल होगा? P होगा। अब देखिए आप जानते हैं कि जब 2 बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में एक दूसरे के बराबर होते हैं तो इनका प्रभाव क्या हो जाता है? उस पिंड पे निरस्त हो जाता है। तो इस बल का डायरेक्शन इधर है और इस बल का डायरेक्शन किधर है? इधर है। यह बल इस बल के क्या है? बराबर है। जब बराबर है तो यह बल एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देगा, तो बल कौन सा बचेगा? P बल आपका यह बचेगा, यानी कि हमारा यह बल यहाँ से ट्रांसफर होकर B पे आ गया हमारा P बल। आइए समझ, एक होता बलों के ट्रांसबिलिटी का सिद्धांत होता है।
जैसे आप ले लीजिए कोई धागा या रस्सी ले लीजिए, आप दीवार से बांध करके कील में और रस्सी को खींच लीजिए पी बल लगा करके, अब बीच में दो लोग आ करके अगर मान लेते हैं आप ही के बल के मान के बराबर विपरीत दिशा में बल लगा दें तो आपका बल जो रहेगा वो आपका बल क्या होगा, कमजोर पड़ जाएगा। अब बाकी इधर का जो बल रहेगा वो इधर का बल क्या रहेगा, आपका एक बल आपका काम करेगा, आप ही के बल के बराबर काम करेगा। आई बात समझ में? यही होता है बलों की ट्रांसमिटिविटी का सिद्धांत होता है। एक चीज और हम आपको बताते हैं कि जो बल होता है उस बल की क्रिया रेखा अनंत होती है, बल की जो क्रिया रेखा होती है वह अनंत होती है। कब अनंत होगा, जब उस पर इस बल पर की क्रिया इस बल की क्रिया रेखा पर किसी चीज का इफेक्ट ना पड़े, तो उस बल की क्रिया रेखा क्या होगी आपकी, अनंत होगी। आई बस में जैसे आप मान लेते हैं कोई गेंद आप फेंकते हैं, कोई गेंद फेंकेंगे, अगर उस पर हवा का प्रभाव पड़ेगा, दाब का प्रभाव पड़ेगा तो गेंद का वेग क्या होगा, कम हो जाएगा। लेकिन हवा वेग अगर मान लेते हैं निर्वात है, ठीक है ना, इन सारी चीजों का इफेक्ट ना पड़े और आप गेंद को फेंकते हैं, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल भी ना काम करे उस पर, तो अगर आप गेंद फेंकेंगे तो गेंद क्या होगा, उसी गति से आपका मूव करना शुरू कर देगा, यानी कि उसी गति से क्या होगा, मूव करेगा। जैसे आपके ब्रह्मांड में जो आपके सैटेलाइट होते हैं तो पृथ्वी के जब गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चले जाते हैं, तो जितने वेग से गए होते हैं उतने वेग से आपके अंतरिक्ष में क्या होते हैं, मूव करते हैं, मोशन करते हैं। क्या उन पर किसी चीज का इफेक्ट पड़ता है, किसी भी चीज का इफेक्ट उस पर नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि वहां पे कोई भौतिक माध्यम या कोई अन्य चीजों का इफेक्ट उस पर नहीं आता है, इसलिए उसी वेग से क्या होते हैं, गति करते हैं। तो जब हम कोई बल लगाते हैं तो उस बल पे तमाम चीजों का इफेक्ट पड़ता है, इसलिए हमारा बल, हमारा पिंड कहाँ जाता है, नीचे गिर जाता है, या पिंड का वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आइएगा समझ में, यहाँ तक आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे सेकंड चैप्टर, आपको पढ़ाएंगे फोर्स एनालिसिस, जिसे हम कहते हैं बल विश्लेषण। आज का वीडियो बस यहीं तक रहेगा, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरा देखने के बाद जो चीज़ नहीं समझ में आएगा आप हमें कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। और ये आपके जो इंट्रोडक्शन जो चैप्टर हम आपको पढ़ा रहे हैं इससे 10 नंबर का आपका क्वेश्चन जरूर बनता है, और 10 नंबर के क्वेश्चन में आपको जो क्वेश्चन आपके बनते हैं हम लिख देते हैं। जैसे पहला पूछा जाता है यांत्रिकी की परिभाषा बताइए, यांत्रिकी की परिभाषा। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है यांत्रिकी की उपयोगिता, यांत्रिकी की उपयोगिता। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है अदिश और सदिश राशियां, अदिश तथा सदिश राशियां। और चौथा क्वेश्चन बन सकता है बलों की हस्तांतरणशीलता का सिद्धांत, हस्तांतरणशीलता का सिद्धांत। और पांचवा क्वेश्चन बन सकता है बलों की भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत, भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत। यही 5 क्वेश्चन में से आपके पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर का आपका कम से कम इस चैप्टर से आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में आपको पता पढ़ाएंगे बल विश्लेषण पढ़ाएंगे, उसमें आप लोग पढ़िएगा। आप यह पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा। आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करिएगा, और सब्सक्राइब भी उसके साथ आप करिएगा। धन्यवाद।